नियंत्रण एवं समन्वय, और इससे क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो 10 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। लास्ट में प्रूफ भी दिखाएंगे कि पिछले साल कितना ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2016 में, 2021 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2021 में पूछा गया, 2016 में, कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बार आप लोग बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बड़ा अंग अगर पूछेगा बाबू तो त्वचा है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बाबू कि लीवर का संबंध किससे है। अब यहाँ पे जैसे किडनी का संबंध बाबू उत्सर्जन से है, उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि लीवर का संबंध किससे है। तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा कि लीवर का संबंध किससे है। आप लोग जल्दी से इसका एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए कि किडनी का संबंध उत्सर्जन से है, तो लीवर का संबंध किससे है। लीवर का संबंध बाबू किससे है ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए। उत्सर्जन से भी आदर्श भाई बना देंगे, कल टाइम नहीं मिला इसीलिए नहीं बनाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। लीवर का संबंध बाबू, ये तो जो मेन चीज है आप लोग बोले नहीं, लीवर का उत्सर्जन से तो है संबंधित, लेकिन बाबू लीवर क्या करता है, जो आप लोग भोजन करते हैं, जो आप लोग खाना खाते हैं, उसको ये पचाने का कार्य करता है, यही लीवर है। तो ये जो बाबू लीवर है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाबू पाचन तंत्र से, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। अब आपको बताना है कि जो ग्वाइटर रोग होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं। क्या होता है कि गर्दन क्या होता है, फूल जाता है इसमें। तो आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण से पनपता है। तो बाबू आपको बताए हैं कि जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर शरीर में चीनी की अधिकता हो जाए यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो 2 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि से होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। थायराइड और यहाँ पे थायरोक्सिन बिल्कुल एकदम सेम मिलता है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। थायरोक्सिन किससे निकलता है, तो थायराइड से निकलता है। और यहाँ पे यकृत से क्या निकलता है बाबू, तो जो पीत रस होता है यानी जो पीत होता है ये कहाँ से निकलता है, यकृत यानी लीवर से निकलता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है। तो मानव में बाबू डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। ये वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो न्यूरॉन होता है बाबू, न्यूरॉन क्या बोलते हैं, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और तंत्रिका तंत्र जो होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है उसकी, इसे आपको याद रखना है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बाबू, इसके बारे में भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे आपको लोगों को बताना है कि जो हम खाना खाते हैं यानी जो हम लोग भोजन करते हैं वो पचता है, वो किस अभिक्रिया के द्वारा पचता है बाबू। तो जब हम श्वसन करते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, पचता है। तो यहाँ पे जो श्वसन करते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये किस में आएगा बाबू, उपचयन में आएगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। अगला देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन फल बेचने वाला करता है। जो फल बेचने वाला होता है, जैसे आम के सीजन में देखते होंगे कि आम को क्या करता है, कच्चा तोड़ता है और उसको पका देता है। तो किस गैस का उपयोग करता है फल को पकाने में, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो पादप हार्मोन है वो कौन है जो फल बेचने वाला उपयोग करता है। तो कौन करता है बाबू, एथिलीन का। यहाँ पे देखिए किसका करता है, एथिलीन का करता है, इसे आपको याद रखना है। ये पेड़ पौधों का बाबू ये क्या होता है, ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये जो गैस, ये जो यहाँ पे हार्मोन होता है ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है। तो पेड़ पौधों का वृद्धि रोधक हार्मोन बाबू आपका एफसीसी अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और जिबरेलिन और ऑक्सीजन, ये जो 2 हार्मोन है ये बाबू ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। आगे ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वह संरचना जो उद्दीपक की पहचान करती है कहलाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वह संरचना कौन है जो उद्दीपक की पहचान करती है, वह पहचान कराती है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण। तो उद्दीपक को कौन पहचानती है बाबू, ग्राही पहचानती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के जैसा कार्य करता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। कई बार हम आपको बताए हैं
कि कौन ऐसा वो ग्रंथि है जो बाबू अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के जैसे कार्य करता है। आपको बताना है कि वो कौन सी ग्रंथि है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। ए बहुत ही बढ़िया, अग्न्याशय। तो जो बाबू अग्न्याशय होता है आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। जो अग्न्याशय होता है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का यहाँ पे कार्य करता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं बाबू? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है कि जो दोनों वृक्कों के ऊपर की ओर स्थित होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये भी। और ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ऐसे भी पूछ देगा कि वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस जगह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो जीवों में बाबू ध्वनि ग्रहण कौन करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो स्वर यहाँ पे देखिए कौन करता है, तो श्रवणग्राही करता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। क्या होगा यहाँ पे? श्रवणग्राही। क्या होगा बाबू यहाँ पे? श्रवणग्राही होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर वही क्वेश्चन आ गया। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या है, आपको बताना है। तो वृक्क के ऊपर क्या पाया जाता है बाबू? अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। और इसमें क्या पूछा था यहाँ पे देखिए कि दोनों वृक्क के ऊपर कौन सी, यहाँ पे देखिए पूछा गया था अंतःस्रावी, तो यहाँ पे एड्रेनल ये भी पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होती है। तो कौन होती है बाबू? अधिवृक्क होती है। अधिवृक्क को ही उसे बोला जाता है। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। अब यहाँ पे बताना है कि जो एड्रेनल हार्मोन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि एड्रेनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। और ये देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो एड्रेनल हार्मोन बाबू कहां से स्रावित होता है? तो ये अधिवृक्क से स्रावित होता है, निकलता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे नहीं आंसर है, नहीं आंसर पता है बाबू, आपको याद करना पड़ेगा। हार्ड क्वेश्चन बाबू पढ़ना पड़ेगा। अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? तो हार्ड बाबू क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है बाबू, कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि होता है बाबू ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जो हमारा वृक्क है उसके ऊपर ये पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। और इसके ऊपर जो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है वो क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि होता है, इसे आपको याद रखना है। और अधिवृक्क से क्या निकलता है? एड्रेनल हार्मोन निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। और ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए हैं बाबू। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कौन इसमें संवेदीग्राही नहीं है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बाबू इसमें से कौन संवेदीग्राही नहीं है? तो बाबू यहाँ पे देखिए जो दिमाग है ये क्या है बाबू? संवेदीग्राही नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। ये आदेश देता है संवेदीग्राही। संवेदना को ग्रहण कौन करता है? तो कान करता है, आंख करता है, नाक करता है। और जो संवेदना को ग्रहण करता है इसको कहाँ पे भेजता है? दिमाग तक भेजता है। और जो दिमाग होता है ये क्या करता है? आदेश देता है। तो ये संवेदीग्राही नहीं है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेरु रज्जु निकलता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेरु रज्जु होता है बाबू ये कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, उसका डी आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, दिमाग उसका सही होगा। अब बाबू मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो आप लोगों को याद रखना है मेडुला से निकलता है। और ये सभी देखिए बाबू क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल में, तो आपके परीक्षा में आ सकता है। ये 2019 में पूछा गया है, तो बहुत दिन हो गया पूछे हुए, तो अब आपके ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसे आपको याद रखना है कि मेरु रज्जु निकलता है। कहाँ से निकलता है बाबू? मेडुला से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अभी हम आपको बाबू बताए थे कि कौन सा हार्मोन गैसीय, यहाँ पे कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब भी जस्ट बाबू हम आपको बताए हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको टॉप क्वेश्चन मिलेगा, भारी मिलेगा, और कुछ आपको हल्का हल्का मिलेगा, जिसके आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं।
चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, एथिलीन, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए जो एथिलीन होता है बाबू ये गैसीय रूप में पाया जाता है और एथिलीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो फलों को पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब इसमें से आपको बताना है बाबू, पहचानना है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। और ये देखिए 2016 और 2019 में पूछा गया है, 16 और 19 में पूछा गया, तो ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसे आपको याद रखना है। तो पादप हार्मोन बाबू सबसे पहले 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक होता है ऑक्सीन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है एब्सिसिक अम्ल, चौथा होता है एथिलीन और एक होता है इसमें यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पादप हार्मोन होता है, तो इंसुलिन नहीं होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है, थायरोक्सिन नहीं होता है, लेकिन साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। और ये क्वेश्चन 12, 18 और 19 देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड परीक्षा में। या ऐसे भी पूछ देगा कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है और ये 2012, 18 और 19 में पूछा गया है। तो देखिए 2 तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेटिक दरार बोलते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या बोलते हैं बाबू, तो सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे तो नहीं दिया गया है कि कब पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जो दिमाग होता है बाबू ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो सबसे तो पहला जो दिमाग होता है बाबू ये सोचने के लिए होता है, दूसरा ये हृदय स्पंदन के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है, तीसरा ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सही बात है। नहीं अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि सर ये यहाँ पे शरीर को कैसे संतुलन बनाए रखेगा, तो आप लोग जानते हैं कि जो पियक्कड़ लोग होता है, जो शराबी लोग होता है, वो चलता कैसे है, यहाँ पे चलता कैसे बाबू, तो ढाते ढिमलाते ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, कभी गिर जाएगा, कभी उसका पैर कांपेगा। यही तो इसका क्या होता है कि जो दिमाग कंट्रोल करने वाला होता है, जो शरीर का संतुलन बनाने वाला हिस्सा होता है दिमाग का, अगर कोई ज्यादा एल्कोहल पी लेता है तो उसका दिमाग वो काम करना बंद कर देता है। और जब दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, उसका शरीर का संतुलन नहीं बना पाता है और वो कैसे चलता है, ऐसे ढाते ढिमलाते गिरते उठते यहाँ पे चलता है। यही कारण होता है, इसे आपको याद रखना है। तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, उपयुक्त सभी के लिए होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार समन्वय पाया जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। बहुकोशिकीय जीव जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग हो गए, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, इसमें से आपको बताना है कि बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से समन्वय होता है। तो बाबू रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। बहुत ही बढ़िया, किसके द्वारा होता है बाबू, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बता दीजिए। तो दोनों के द्वारा होता है, रासायनिक समन्वय के द्वारा भी होता है और तंत्रिका समन्वय के द्वारा भी होता है। रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए और इसे आपको 100% यहाँ पे याद रखना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। कई बार हम बाबू आपको पढ़ाए हैं तो ये आपको बताए हैं बाबू की तंत्रिका जो यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। चलिए तो तंत्रिका कोशिकाएं बाबू कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं, 3 आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे लिखना शायद भूल कर दिया यहाँ पे पेज में ये, लेकिन ये सभी क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया और इसे आपको याद रखना है। आपके भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती चाप होता है बाबू ये मेरू रज्जु में बनता है, इसे आपको याद रखना है। क्या ये सभी क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सर मैं क्लास के बाद देख लूंगा। क्या हो गया अनुपम कुशवाहा, चलिए क्या ये क्वेश्चन आपको भारी लग रहा है, एक बार आप लोग बता दीजिए तो कि बहुत ही इजी है। बता भाई, बता। इजी है ना, आप लोग पहले से पढ़े, हम आपको पहले से पढ़ाए, बहुत ही यहाँ पे इजी होगा। अवश्य सब लोग बताएं। चलिए समझ में आ रहा है, कितना सही समझ में आ रहा है, कमेंट अवश्य करना। चलिए बहुत ही बढ़िया। सर टोटल क्वेश्चन कितना है, 60 ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, और इसे बिल्कुल आपको याद कर लेना है, एकदम घोल के पी जाना है, एकदम आपको रट जाना है इस क्वेश्चन को। शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और जो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, तो जो पीयूष ग्रंथि होता है बाबू हमारे दिमाग के नीचे पाया जाता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके नीचे पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि। और जितना भी ग्रंथि होता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बाबू क्या निकलता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बाबू ये कैसी होती है, नलिका विहीन होती है कि नलिका युक्त होती है, ये आपको बताना है।
बाबू जब आप लोग पढ़ लिए हैं तो कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बाबू ये नलिका विहीन होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है डी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं बाबू, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, ये हम आपको पढ़ाए हैं, अग्न्याशय में पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियकता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो थायराइड ग्रंथि होता है बाबू इसके अल्पक्रियता के होने के कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमता होता है, यहाँ पे ऑटो अल्पक्रियता होता है, यहाँ पे मिक्सडीमा होता है, यानी ये सभी होता है। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अग्न्याशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो इंसुलिन नामक हार्मोन है बाबू इसके कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अग्न्याशय द्वारा किस हार्मोन का स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अग्न्याशय द्वारा बाबू कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन भी निकलता है और यहाँ पे ग्लूकोन भी निकलता है, यानी ये दोनों निकलता है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जब शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये चीनी का पाचन नहीं कर पाता है और हमारे शरीर में क्या हो जाता है बाबू, तो मधुमेह रोग हो जाता है, नहीं शुगर रोग हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण से संभव है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पत्तियों का मुरझाना, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि पत्तियों का विलगित होना किस हार्मोन के कारण से होता है, या वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं। ये इतना क्वेश्चन एक ही का आंसर एक ही होगा, इतना क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो पत्तियों का मुरझाना या वृद्धि रोधक हार्मोन या पत्तियों का विलगित होना किस हार्मोन के कारण से होता है, तो एफसीसी अम्ल के कारण से होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे स्रावित होने वाले हार्मोन के समय मात्र क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्रावित होने वाले हार्मोन के समय मात्र किस क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी जब हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित होता है बाबू तो किस क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो पुनर्भरण के द्वारा आपको याद रखना है। किसके द्वारा होता है बाबू, तो पुनर्भरण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। किसके द्वारा होता है, तो पुनर्भरण के द्वारा होता है। बहुत ही बढ़िया, डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जड़ की यहाँ पे देखिए जड़ की अधोगामी वृद्धि है। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है, ये आपको बताना है, यानी किस तरफ गति करता है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जड़ की बाबू अधोगामी वृद्धि क्या है, तो गुरुत्वानुवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और पेड़ पौधों का बाबू प्रकाश की तरफ में वृद्धि क्या कहलाता है, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। सर पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, हम ग्रुप में भेज देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, यहाँ पे आपको बताना है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है कि जो पोन्स होता है, मेडुला होता है और जो अनुमस्तिष्क होता है बाबू ये किसका हिस्सा होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। और शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो यहाँ पे शरीर का यहाँ पे कौन संतुलन बनाए रखता है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए। क्या बोल रहे हैं आप लोग, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ का हिस्सा होता है बाबू, तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी ये पीछे वाले भाग का बाबू हिस्सा होता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा का भाग होता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए हम आपको कई बार पढ़ाए हैं कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया बाबू क्या होता है कि वैसी क्रिया बाबू होता है, यहाँ पे वैसी क्रिया होता है जो जिसका यहाँ पे हमारे खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो लार आना, यहाँ पे हृदय का धड़कन और उल्टी, ये सभी क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। लेकिन जो